गुड इवनिंग गाइस। तो आई एम सॉरी फॉर डिले ऑफ 2 और 3 डेज। हाँ, कि कुछ ज़रूरी काम से मुझे मैं वीडियो नहीं बना पाया, प्लीज सॉरी। तो लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट वीडियो। लास्ट वीडियो हमने बनाया था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और उससे पहले की बात करें तो हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो हमने किया वीडियो किया था वो था फ्रॉम द एज ऑफ चासर अप टू द एज ऑफ टीएसई, जो कि जीकेपीएससी के +2 लेक्चर्स के सिलेबस के लिए भी है। प्लस जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर जनरल में है, किसी भी स्टेट या नेशनल लेवल के एग्जाम के लिए होता है और हर एक लैंग्वेज स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमने कंप्लीट कर लिया था। जिसके साथ साथ में हमने एंग्लो सेक्सन पीरियड कंप्लीट किया था। एंग्लो सेक्सन पीरियड जिसमें एंग्लो सेक्सन उनकी जो भाषा जो थी, जिसको हम ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, तो विच स्टार्ट्स फ्रॉम 450 450 से लेके 1066 तक। तो नॉर्मन एंग्लो सेक्सन पीरियड जो है विद द कॉन्केस्ट ऑफ नॉर्मन नॉर्मन कॉन्केस्ट या नॉर्मन किंग जो था विलियम द कंकरर जो था, उनने 1066 में जो यहाँ पे अपना कब्जा जमा लिया था ब्रिटेन में, ब्रिटिश में। तो तब से एक एंग्लिश सेक्सोन पीरियड जो है उसका लगभग एंड हो चुका है। अब नॉर्मन पीपल यहाँ पे आए हुए हैं। अब नॉर्मन का राजा है तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड यहाँ पे शुरू होने वाला है, जो 1066 से आगे शुरू होता है। तो फ्रेंड्स, डेट्स वैरी करती हैं बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से, लेकिन हम लैंग्वेज की बात करें तो 1066 से लेकर 1350 तक की हम बात करेंगे फिलहाल। और 1350 तक की क्यों? क्योंकि हम बिफोर चासर की बात करें। चासर का बर्थ डेट जो है 1343 है, 1343, 1343 में। और उनकी एज जो शुरू होती है, चासर की एज ऑफ चासर शुरू होती है 1340 लेके। उनका जो लिटरेचर का पीरियड जो है लिटरेरी पीरियड है। तो सो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक जो है, हम बात करेंगे अब एंग्लो नॉर्मन पीरियड की, एंग्लो नॉर्मन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। सो फ्रेंड्स, दिस प्रेजेंटेशन which I have prepared here explores the transformation era of Anglo-Norman period, which started from 1066 to C to 1350, 1350 तक हम इसकी बात करेंगे एंग्लो नॉर्मन में इंग्लिश लिटरेचर की बात। इन इंग्लिश लिटरेचर दिस पीरियड इनिशिएटेड बाय नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंट्रोड्यूस्ड नॉर्मन कल्चर। तो क्या हुआ कि जब 1066 में यहाँ पे नॉर्मन एक कल्चर शुरू हो गया, नॉर्मन किंग के यहाँ पे आने से, किंग ऑफ नॉर्मंडी जो है उनके आने से। तो अब इन पर इनका राज चल रहा है ब्रिटेन में। तो क्या हो गया कि नॉर्मन कल्चर का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो चुका है। इस एंग्लो जो पहले एंग्लो सेक्सन जो कल्चर था, तो प्रोफाउंडली इम्पैक्टिंग इंग्लिश सोसाइटी, लैंग्वेज एंड लिटरेरी ट्रेडिशंस। तो धरती बात है, बहुत सारे ट्रेडिशंस पे असर पड़ा, कल्चर पे असर पड़ा, लैंग्वेज पे असर पड़ा। खासकर यहाँ की पहले जो लैंग्वेज जो थी, लोकल लैंग्वेज जो डायलेक्ट्स थे, जिन्होंने एक नया रूप दिया था इंग्लिश को, जिसको ओल्ड इंग्लिश कहते हैं, जो कि ईस्ट मिडलैंड की इंग्लिश का जो एक डायलेक्ट्स डेवलप हुए थे। तो बाद में तो इस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल का कल्चर यहाँ पे हो गया। सो द एंग्लो नॉर्मन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर में वी विल एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, लैंग्वेज evolution, and key literary works revealing themes and the lasting legacy of this period, setting the stage for the flourishing of Middle English literature. So, friends, the Norman conquest, a cultural earthquake.
ये कल्चर का एक भूचाल आ चुका था, जैसे एक नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो थी, इससे उतल पुतल हो गई इंग्लैंड पे। वहाँ पे कल्चर पे, वहाँ पे लैंग्वेज पे, वहाँ की लैंग्वेज पे काफी असर पड़ा, हर चीज पे असर पड़ा। बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स आई, बहुत सारी चेंजेस आई। So, friends, the arrival of William the Conqueror in 1066 marked a profound shift in English society. The Norman conquest reshaped social structures, land ownership, and legal systems, establishing a new aristocracy and feudal hierarchy. Feudal hierarchy वहाँ पे सिस्टम, एक सिस्टम जब उन्होंने तैयार कर दिया कि हाउ टू गवर्न, हाउ टू कंट्रोल द पीपल, हाउ टू कंट्रोल दिस एरिया। इतने लार्ज पॉपुलेशन जो है, बहुत सारे और खास चैलेंजिंग, ये एक बहुत ही चैलेंजिंग पीरियड, बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ पे लोग आ गए थे, डिफरेंट सोसाइटीज यहाँ पे आई थी, डिफरेंट डिफरेंट डायलेक्ट्स या लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग थे। तो एक सेटअप की जरूरत थी। तो उन्होंने कोशिश की कि रीशेप किया उन्हें सोशल स्ट्रक्चर को। सो अब चेंजेस जो हमारे पास आई, क्या क्या चेंजेस आई, हम उनके चेंजेस के बारे में बात करते हैं। द नॉर्मन कॉन्केस्ट एक कल्चरल अर्थक्वेक जो था, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक शिफ्ट की। अब लिंग्विस्टिक शिफ्ट किस तरह से लैंग्वेज में शिफ्ट आ गई, बहुत सारी चीजें चेंजेस चेंजेस आई उसमें। द नॉर्मन इन्फ्लुएंस एक्सटेंडेड टू लैंग्वेज, विद फ्रेंच बिकमिंग द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ की अपनी भाषा थी पहले, जैसे तो अब क्या हो गया कि लैंग्वेज, फ्रेंच जो थी बिकमिंग द लैंग्वेज ऑफ द, फ्रेंच जो थी, क्योंकि नॉर्मल जो लोग थे वो फ्रेंच बोलते थे, उनकी भाषा क्या फ्रेंच थी, तो वो अब कोर्ट की भाषा बन गई। एडमिनिस्ट्रेशन एंड लिटरेचर की भाषा फ्रेंच बन गई। दिस लिंग्विस्टिक शिफ्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड इंग्लिश वोकेबलरी एंड सेंटेंस। इंग्लिश के वोकेबलरी, सेंटेंस सिस्टम, उसका जो सिस्टम होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, इन चीजों में प्रॉब्लम, इन चीजों में भी बहुत सारी शिफ्ट आ गई, चेंजेस आ गई, लीडिंग टू द ग्रेजुअल इमरजेंस ऑफ मिडिल इंग्लिश। और इस तरह से क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता पहले वाले जो रूल थे वो बहुत सारी चीजें शिफ्ट हो गई, बहुत सारी चीजें इसमें लेटन के आगे, बहुत सारे फ्रेंच के वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए इंग्लिश में। तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता ये क्या हो गया, यही एक दौर था जब, जिसको हम कहते हैं कि एक अमर, जो एक नई किस्म की लैंग्वेज में शिफ्ट आई, चेंज आई, तो एक नई किस्म की लैंग्वेज आई जिसको क्या कहा जाने लगा, मिडिल इंग्लिश। इससे पहले हमने बात की थी ओल्ड इंग्लिश की, तो यह है। तो अब एमरजेंस हो जाता है, शुरुआत स्टार्टिंग हो जाती है किसकी, मिडिल इंग्लिश की। सो फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश, अब हमारी जर्नी शुरू है। तो इसमें ब्लेंडिंग ऑफ लैंग्वेजेस, लैंग्वेजेस की काफी इसमें ब्लेंडिंग हुई, बहुत सारी चेंजेस आ गई, बहुत सारी जगहों पे कंप्रोमाइज करने पड़े, कहीं पे फोर्सफुली कुछ चीजें करनी पड़ी। द एंग्लो नॉर्मन पीरियड विटनेस द फ्यूजन ऑफ ओल्ड इंग्लिश एंड नॉर्मन फ्रेंच। अब ओल्ड इंग्लिश जो थी, यहाँ की भाषा जो थी अब बन चुकी थी, इसके बाद इसमें नॉर्मन फ्रेंच आ गई, वो इंट्रोड्यूस हो गई, तो रिजल्टिंग इन द डेवलपमेंट ऑफ मिडिल इंग्लिश, जिसकी वजह से क्या हो गया, मिडिल इंग्लिश जिसको हम बोलते हैं वो वजूद में आ गई। दिस लिंग्विस्टिक ब्लेंड इंट्रोड्यूस्ड न्यू वर्ड्स। तो हुआ क्या इसमें, बहुत सारे नए वर्ड्स आ गए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए, मान लो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, जो एग्रीमेंट सिस्टम है, तो इनमें काफी चेंजेस आ गई, नए वर्ड्स इंट्रोड्यूस हो गए। और बहुत सारे जैसे हमने पहले ही बात की कि नॉर्मन के वर्ड्स आगे, लेटिन के आगे, फ्रेंच के आगे, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया, एक बहुत बड़ी चेंज आ गई, इसको हम क्या कहने लगे, तो एक न्यू लैंग्वेज हमारे पास है जिसका नाम क्या रखा गया, इंग्लिश। तो इंग्लिश ही है, पर इसका पार्ट कौन सा रहा है, मिडिल इंग्लिश, ये मिडिल इंग्लिश है। सो फ्रेंड्स, नो फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश आने में हमारा दूसरा स्टेप रहता है लिटरेरी ट्रांजिशन। अब बहुत सारी ट्रांजिशन हुई हैं इसमें, लिटरेचर में भी, लिटरेचर में भी चेंज आई, लिखने में भी चेंजेस आई। तो द ट्रांजिशन फ्रॉम ओल्ड इंग्लिश टू मिडिल इंग्लिश मार्क्ड ए शिफ्ट इन लिटरेरी स्टाइल्स एंड जनरास। न्यू फॉर्म्स लाइक रोमांस, फैबुलो एंड डिडक्टिक लिटरेचर emerged, रिफ्लेक्टिंग द इवॉल्विंग कल्चरल लैंडस्केप। इस तरह से बहुत सारी एक रिफ्लेक्शन आ गई कल्चरल लैंडस्केप में भी, कल्चरल चेंजेस भी आ गई। एंड तीसरी बात क्या होगी,
कि एक्सप्लोर भी होगी कुछ चीजें, एक्सप्लोरेशन ऑफ जनरास, नए नए जनरास इंग्लिश में आए, बहुत सारी चीजें नई भी आई। तो स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स विल explore the diverse range of literary genres that evolved during this period, including chronicles, religious texts, and secular narratives, which provides valuable insights into the era's values and beliefs. तो बहुत सारे जनराज में भी इसमें आगे, तो आप भी नए नए जनराज को पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ इसमें नई इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश से मिडिल इंग्लिश में आने का दौर बताया है यहाँ पे। तो जनराज, डिफरेंट जनराज इंग्लिश में जो आप पढ़ सकते हो, अपने नेट से भी ले सकते हो। एक्चुअली अभी मैं मुश्किल से फ्री हो रहा, बीच बीच में मुझे फिर से तंग किया जा रहा है, कुछ ऐसे ही काम है कुछ। तो चलो लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर। तो की लिटरेरी वर्क्स, बहुत सारे की लिटरेरी वर्क्स हैं हमारे पास, जिसको हम इकोज ऑफ कैलरी भी कह सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या है कि द सॉन्ग ऑफ रोलैंड। द सॉन्ग ऑफ रोलैंड, अब सॉन्ग ऑफ रोलैंड क्या है? एन इपिक पोइम दैट एम्बॉडीज chivalric ideas and heroic deeds। तो heroic deeds बहुत सारी इसमें है, रिफ्लेक्टिंग द नॉर्मन एम्फेसिस ऑन ब्रेवरी, लॉयल्टी, एम्फेसिस किया गया, जोर दिया गया ब्रेवरी पे, बहादुरी पे, वफादारी पे, ऑनर पे, इज्जत पे। इट्स टेल्स ऑफ नाइट्स, या नाइट्स जो शहजादे होते थे उनकी कहानियां, उनके बारे में, उनके कसीदे, उनकी तारीफें, बैटल के मैदान में कैसे, जो बैटल्स के बारे में। तो समझो इन चीजों का सबसे स्टार्टिंग पहले हुई तो पोइम से शुरू हुई। तो उस दौर की जो पोइम्स में क्या किया था होता था कि नॉर्मन जो लोग, क्या के राइटर्स जो लिखते थे ब्रेवरी के बारे में, किसी बहादुरी के बारे में, नाइट्स के बारे में, राजाओं के बारे में, तो उनकी इज्जत के बारे में, हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। तो तो बैटल्स वुड हैव बीन वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द शेपिंग ऑफ द एंग्लो नॉर्मन एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी में जो शेप करने में जो बैटल्स का काफी योगदान रहा। नेक्स्ट जो रोल आता है इसमें, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा लिटरेरी वर्क है वो है लेमन्स ब्रेड। लेमन्स ब्रेड, तो लेमन्स ब्रेड एक ये भी एक पोइम है, बहुत ही की ओल्ड इंग्लिश टाइम की बात करें हम, या एक शिफ्ट हो रही थी जब न्यू इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश में। तो उस वक्त की ये पोइम्स हैं। ए क्रॉनिकल दैट नरेट्स द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, blending mythical and historical accounts, reflecting the Anglo-Norman interest in origins and national identity. In writing this work, Layman created one of the first works of Middle English literature। तो मिडिल इंग्लिश लिटरेचर का सबसे पहला वर्क लाइमन ने ये निकाल किया था, जिसका नाम क्या है? लाइमेंस ब्रेड। और क्या है ये पोइम? तो रिटन इन द ब्लेंड ऑफ ओल्ड इंग्लिश, और इस रस में है ओल्ड इंग्लिश में, क्योंकि उस वक्त ओल्ड इंग्लिश ही चल रही थी। अभी तो शिफ्ट हो रहा था नई इंग्लिश के लिए, हम मिडिल इंग्लिश के लिए। तो ओल्ड इंग्लिश के इसमें ज्यादा असर मिलता है, एंड अर्ली मिडिल इंग्लिश वोकेबलरी एंड सेंटेक्स इसमें आपको मिलेगा। सो अब थर्ड जो डेवलपमेंट हमारी इसमें हाई लिटरेचर में है थी, आ, वो क्या है? डेवलपमेंट ऑफ रोमांस। अब रोमांस का आना शुरू हो गया। सबसे पहले हमने जैसे बात की सॉन्ग ऑफ रोलैंड, तो एक इपिक पोइम है जिसमें चैलरी, लॉयल्टी, वफादारी, बहादुरी के बारे में बात की। लेमन्स ब्रैट में हमने पढ़ा कि नेशनल आइडेंटिटी भी यहाँ पे आ गई, चैरिटी वगैरह, ब्रेवरी के साथ साथ। उसके बाद बैटल फील्ड के बारे में, या लिटरेचर, एक रिटर्न जो लिटरेचर, तो उसमें एक ब्लेंडेड चेंज आई है। तो थर्ड पार्ट जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट रोमांसेस, इसमें अब क्या हो गया? इंट्रोडक्शन ऑफ रोमांसेस इन द इंग्लिश लिटरेचर आ गया। ड्यूरिंग द एंग्लो नॉर्मन एरा, रोमांसेस बिकम एन इंक्रीजिंगली पॉपुलर स्टाइल ऑफ राइटिंग। रोमांस हर कोई पसंद करता है, रोमांटिक कहानियां सुनने, कहा पोइमें सुनने, पोइम सुनने, या एक्ट करने। तो इस तरह से काफी फोकस रहा, आफ्टर फोकसिंग ऑन नाइट्स गोइंग ऑन क्वेस्ट्स एंड एडवेंचर्स। These stories often carried moral lessons and served to educate young men about the aristocratic ideals। तो एक लेसन इसमें मिलता था, इससे मिलता था एक डिडेक्टिक ये लिटरेरी वर्क हुआ करते थे। सो नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो अब दौर आता हमारे, हमारा इंग्लिश की बात हम करें तो चासर, जाफरी चासर जो है इंग्लिश लिटरेचर के पिलर हैं।
चासर के बगैर इंग्लिश का नाम नहीं लिया जा सकता। अगर चासर की बात करेंगे तो इंग्लिश, पता चलेगा कि इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। तो अब जाफरी चासर, ए ब्रिज टू द फ्यूचर, अब वो एक पुल का काम किया उन्होंने वहां से। क्योंकि कोशिश तो की गई थी, चाहे वो ऑरल लैंग्वेज थी, कुछ हो सकता कुछ स्क्रिप्चर भी थे लिखने की कोशिश, पर विलियम शेक्सपियर ऐसे आदमी थे जिन्होंने इसको कंकर से एक महल बना दिया इंग्लिश लिटरेचर। तो एक प्यूटल फिगर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें कि फर्स्ट नंबर पे क्या है, एक प्यूटल फिगर रही है जाफरी चासर। तो जाफरी चासर दो स्लाइटली पोस्ट एंग्लो नॉर्मन, अगर चाहे थोड़ा से उनमें पोस्ट एंग्लो या नॉर्मन एक झलक मिलती थी इनमें नॉर्मन स्ट्रक्चर की। स्टेन्स हैज ए प्यूटल फिगर इन इंग्लिश टीचर। हिज वर्क्स स्पेशली द कैंटरबरी टेल्स, सबसे मशहूर इनका वर्क कैंटरबरी टेल्स, और मस्ट रीड है किसी भी नेट सेट के लिए, किसी स्टेट के लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर या किसी नेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्क है कैंटरबरी टेल्स, जिसको डीप स्टडी की जरूरत है। तो इसमें मैं नेक्स्ट इसी पे बनाने वाला हूँ, कैंटरबरी टेल्स पे ही लेक्चर देने वाला हूँ। तो द कैंटरबरी टेल्स शो केसेस द culmination ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेरी ट्रेंड्स। मिडल इंग्लिश में जो लिटरेरी ट्रेंड थे उसमें आपको हर चीज की झलक मिलेगी। नो फ्रेंड्स, कैंटरबरी टेल्स क्या है, एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है टोल्ड बाय डाइवर्स पिलग्रिम्स, रिफ्लेक्टिंग द सोशल कल्चर एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। 14वीं सदी के इंग्लैंड जो था, उस वक्त की क्या क्या रिवाज थे, रस्म थी, या किस किस्म के लोग थे, क्या उनका फैमिली स्ट्रक्चर था, क्या सोशल स्ट्रक्चर था, किस तरह से ऑनर्स थे या लेक्चरर्स थे, बेईमान थे, और किस तरह के उस वक्त या जो सिंपल लोग हुआ करते थे उनको किस तरह से लूटा जाता था, या किस किस्म की तालीम दी जाती थी। ये सारी चीजें आपको कैंटरबरी टेल्स में मिलेंगी। डिफरेंट जो कैरेक्टर्स हैं उनकी उनके माध्यम से विलियम शेक्सपियर ने जाफरी चासर जी ने कोशिश की कि हर किस्म का सोसाइटी के हर नुमाइंदे को वहां की नुमाइंदगी दी है। नो लास्टली, लास्टिंग इम्पैक्ट, इनका एक बहुत बड़ा लास्टिंग इम्पैक्ट रहा इंग्लिश लिटरेचर पे चासर का। तो चासर्स इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड नरेटिव स्ट्रक्चर्स पेव्ड द वे फॉर फ्यूचर जनरेशंस ऑफ इंग्लिश राइटर्स। तो यही महान हस्ती रही जिन्होंने एक रास्ता दिखाया दूसरे आने वाले राइटर्स को फ्यूचर जनरेशन के लिए। सो फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द थीम्स, थीमेटिक ट्रैपेस्ट्री ऑफ दिस पीरियड। तो क्या है, चैवलरी एंड फेथ है। Chivalry and knighthood. The central theme of chivalry, knighthood, and courtly love permeated Anglo-Norman literature, reflecting the values of Norman aristocracy. The idea of chivalrous knight served to educate young aristocrats while as justifying the social hierarchy. तो नाइट्स का बहुत बड़ा रोल इसमें रहा है, और इस दौरान की जो लिटरेचर है उसमें भी नाइट्स की चैरिटी, उनकी बहादुरी को ही ज्यादा महत्व दिया गया है। एंड सेकेंडली, चैरिटी एंड नाइटहुड के बाद क्या है, रिलीजियस इन्फ्लुएंसेस। रिलीजन का क्या इन्फ्लुएंस रहा लिटरेचर पे, तो रिलीजियस नैरेटिव्स, मॉरल एलिगरीज एंड डिडैक्टिक वर्क्स प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल shaping and spiritual and ethical landscape of the era. The church had significant influence. चर्च का बहुत बड़ा असर था उस वक्त के दौर के सोसाइटी पे, सो लैंग्वेज पे भी। The church had significant influence and sought to use literature as a tool for evangelization. So friends, चैरिटी एंड नाइटहुड, उसके बाद हमें रिलीजियस इन्फ्लुएंस पड़ा लिटरेचर में। सो फ्रेंड्स, नो ब्लेंडिंग ऑफ कल्चर्स, अब कल्चर्स की ब्लेंडिंग किस तरह से हुई हो इस दौर में। द ब्लेंडिंग ऑफ एंग्लो सैक्सन एंड नॉर्मन हेरिटेज इज एविडेंट इन द एक्सप्लोरेशन ऑफ moral and didactic narratives which sought to instruct and inspire audience. The combination of these two cultures, ये दो कल्चर जो थे, एंग्लो सेक्शन एंड नॉर्मन, तो इनके साथ जब नॉर्मन कल्चर मिला, तो ये दोनों कल्चर का जो था, विच sought to instruct the inspire audience, the combination of these two cultural influences created something new. तो एक नई चीज को वजूद में लाया दोनों कल्चर्स ने।
So friends, let us talk about now enduring legacy, shaping future literature. क्या लिगेसी रही फ्यूचर के लिटरेचर को एक नरिशमेंट देने में, इसको सही दिशा देने में, क्या क्या लिगेसी रही? तो लेइंग द ग्राउंड वर्क, तो लेइंग ग्राउंड वर्क जो लेआउट किसने किया? द एंग्लो नॉर्मन पीरियड लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ मिडल इंग्लिश लिटरेचर इन द 14th सेंचुरी। तो 14वीं सेंचुरी में जो एस्टेब्लिश हुई न्यू इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, तो ये इसकी आजाद इसकी बेसिक बेस क्या थी? एंग्लो नॉर्मन, एंग्लो सेक्शन पीरियड जो था। उसके बाद तो उसके साथ ही एंग्लो नॉर्मन पीरियड लेड द ग्रेड वर्क, ग्राउंड वर्क फॉर द फ्लरिशिंग ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर इन द 14th सेंचुरी, establishing key themes, genres, and linguistic conventions. Without the changes during the Anglo-Norman period, Middle English could not exist. और जो जो चेंज आई इस दौर में मिडिल इंग्लिश या एंग्लो नॉर्मन पीरियड में, उसके बगैर मिडिल इंग्लिश जो है उसका वजूद में आना आसान नहीं था। और यही यही रिस्पॉन्सिबल है, ये पीरियड जिसने मिडिल इंग्लिश को वजूद में लाया, जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अब इस पे लास्टिंग जो इन्फ्लुएंस है, इस पीरियड में जो भी जो चीजें डेवलपमेंट्स हुई, जो भी क्लैशेस हुए, तो इनका क्या लास्टिंग इन्फ्लुएंस क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ दिस पीरियड ऑन लैंग्वेज थीम्स एंड लिटरेरी फॉर्म्स इज एविडेंट इन सब्सिक्वेंट वर्क्स इन्फ्लुएंसिंग राइटर्स एंड शेपिंग दीज कोर्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। फॉर सेंचुरीज ऑथर्स हैव टेकन इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंग्लो नॉर्मन एरा। हमेशा ही एंग्लो नॉर्मन जो पीरियड रहा है इंग्लिश लिटरेचर का, जो भी बहुत सारे जो फ्यूचर जनरेशन उसके बाद जो जो भी हुए राइटर्स हुए, तो उन्होंने उससे ही अपना एक बेस माना, एक बेस माना एंग्लो नॉर्मन पीरियड को ही इंग्लिश लिटरेचर में अपना हाथ आजमाने के लिए। नो ट्रांजिशनल एरा, तो ये एक ट्रांजिशनल एरा भी था, इसमें बहुत सारी ट्रांजिशंस आई, बहुत सारी चेंजेस आई, बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई। हाँ, तो फ्रेंड्स ये ट्रांजिशन एरिया क्या था? द एंग्लो नॉर्मन पीरियड सर्व्ड एज ए क्रूशियल टाइम फॉर द इवोल्यूशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। बहुत ही बुरी हालत हुई इसमें, जो भी सोसाइटी जो थी, जो भी पीपल लोग जो थे, आपस में क्लैशेस हुए, फिजिकल क्लैशेस हुए, इकोनॉमिक हुए, कल्चरल क्लैशेस हुए, लिंग्विस्टिक लैंग्वेज के क्लैशेस हुए, हर तरह से क्लैशेस हुए। और कंट्रोल करने के लिए पोलिटिकल सियासी क्लैशेस हुए, और बैटल फॉर विनिंग द अदर्स कंट्रीज, अदर टेरिटरीज के लिए बैटल्स हुई। तो ये सारी चीजें की एक ट्रांजिशन बहुत बड़ी, एक हुआ बहुत बड़े एरिया में ट्रांजिशन हुई, बहुत बड़े लेवल पे ट्रांजिशन हुई। So the Anglo-Norman period served as a crucial time for the evolution of English literature, blending Anglo-Saxon and Norman elements and paving the way for future literary developments. तो फ्यूचर के जो लिटरेरी डेवलपमेंट्स हैं, इसका रिस्पॉन्सिबल क्या है? यही ट्रांजिशन जो कि ड्यूरिंग एंग्लो नॉर्मन पीरियड हुई। सो अदर इंपॉर्टेंट फिगर्स की हम बात करें, अगर इसमें लिटरेचर में हमारे एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात करें, तो हमारे पास सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट वेस। रॉबर्ट वेसे, तो वैसे वाज द नॉर्मन पोइट हु रोट इन ओल्ड नॉर्मन, जो कि पुरानी नॉर्मन भाषा होती है उसमें लिखता था वो। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज रोमन डे ब्रेट। रोमन डे ब्रेट बहुत ही फेमस वर्क है, इसको जरूर स्टडी करेंगे। तो रोमन डे ब्रेट रॉबर्ट वेसे का लिखा हुआ बहुत ही फेमस वर्क है, विच इज ए वर्स हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। द वर्क ड्रॉज ऑन जाफरी ऑफ मामल्स हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया। तो जाफरिया मामल्स जो थे, जिनका लिखा हुआ मशहूर वर्क जो था हिस्टोरिया रिगम ब्रिटेनिया, यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेनिया, ब्रिटिश इसको कहते हैं हम। तो ये भी काफी मशहूर वर्क था, एंड ग्रेटली पॉपुलराइज द लीजेंड्स सराउंडिंग किंग आर्थर। ये इंपॉर्टेंट इस दौर के वर्क्स थे, हाँ, पोइट्स थे, राइटर्स थे। नेक्स्ट, और सेकेंडली हम बात करें इंपॉर्टेंट, सेकेंड इंपॉर्टेंट फिगर हमारी कौन सी है? मैरी डे फ्रांस। मैरी डे फ्रांस, तो मैरी डे फ्रांस वाज ए पोइट हु रोट इन फ्रेंच, जो कि फ्रेंच, एक फ्रेंच में लिखा करते थे। शी इज नोन फॉर हर कलेक्शन ऑफ 12 लाइज, 12 लेज इसकी कलेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नरेटिव पोएम्स है इसमें। तो दीज लेज ऑफन इन्वॉल्व थीम्स ऑफ लव, chivalry एंड सुपर, her works were extremely influential in the Anglo-Norman aristocracy as well as on later generations.
तो मेरी फ्रांसिस भी इसमें एक इंपॉर्टेंट फिगर है, राइटर हैं। नेक्स्ट एंड थर्ड वी हैव ऑल्ड्रिक वाइटल्स। ऑल्ड्रिक वाइटलिस। तो ऑल्ड्रिक वाइटल्स was an English Benedictine monk and chronicler. He is known for his Historia Ecclesiastic, a detailed account of Norman and English history. He is considered one of the most important Anglo-Norman authors. तो ऑड्रिक वाइटल भी अपने काम के लिए मशहूर थे, फेमस थे, जैसे हिस्टोरिया एक्टिस्टा एक्टिसिस्टिक एंड डिटेल्ड अकाउंट ऑफ नॉर्मन इंग्लिश हिस्ट्री है जो, तो he is considered one of most important Anglo-Norman authors. तो मेजर सोशल चेंजेस, अब बहुत सारी सोशल चेंजेस इसमें जैसे फ्यूडलिज्म आया और न्यू एरिस्टोक्रेसी आई। तो अंडर, अब फ्यूडलिज्म की बात करें तो अंडर विलियम द कनकरर द एंग्लो सैक्सन लैंड वाज टेकन एंड डिवाइडेड अप अमंग नॉर्मन लॉर्ड्स। इन एक्सचेंज फॉर द लैंड लॉर्ड्स वर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड नाइट्स एंड सोल्जर्स टू द किंग। अब किंग को जमीन दे रहा है, उसके बदले में उनको क्या देना था? उनको नाइट्स, शहजादे उनको देना था, लड़ने के लिए वॉरियर्स देने थे, सोल्जर्स देने थे टू द किंग्स ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर। जब कभी जंग हो, जरूरत पड़े, तो उनको जमीन के बदले में क्या देना था? उनको नाइट्स देने थे, अपनी फोर्सेस देनी थी। दिस क्रिएटेड ए फ्यूडल सिस्टम इन इंग्लैंड सिमिलर टू द वन इन फ्रांस। जैसे फ्रांस में था, फ्रांस की तरह ही इंग्लैंड में भी उन्होंने एक फ्यूडल सिस्टम कायम कर लिया। अगर हम न्यू एरिस्टोक्रेसी की बात करें, तो न्यू सोशल हायरार्की also drastically changed the culture of England. A new aristocracy was established, speaking French and practicing French customs. This aristocracy looked down on the English, who in turn resented their new leaders. तो न्यू एरिस्टोक्रेसी यहाँ पे एस्टेब्लिश हो गई। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा इंग्लिश लिटरेचर का जो हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड जो पढ़ा, इसमें कुछ की टेक अवेज है जो कुछ आपने करना है। वो है द एंग्लो नॉर्मन पीरियड represents a pivotal juncture in English literature history marked by profound cultural and linguistic transformations. The fusion of Anglo-Saxon and Norman elements shaped the trajectory of English literature, influencing language, themes and literary forms. बहुत सारी चीजें ट्रांजिशन आई हैं। तो दिस एरा, ये जो पीरियड था, laid the foundation for flourishing of middle English literature, leaving an enduring legacy that continues to resonate in subsequent works. Further exploration of this period promises valuable insights into the evolution of English literary traditions. So friends, thank you आज के इस लेक्चर को सुनने के लिए। फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह से इस चीज को पढ़ें, और इसके साथ साथ में जो जो लिटरेरी वर्क्स हम पढ़ रहे हैं उनको डीप स्टडी आप खुद भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए शुक्रिया, थैंक यू।